बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में जो हमारी ऑन कैंपस क्लास हुई थी लास्ट क्लास, उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट भी कर लिया था और हमने दूसरा चैप्टर शुरू भी कर लिया था। दूसरे चैप्टर का नाम था काइनामेटिक्स। ठीक है जी, चैप्टर 2 है, नाम है इसका काइनामेटिक्स। थोड़ा सा रिपीट करते हैं जी कि इस चैप्टर की इब्तिदा में, इस चैप्टर के शुरू में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले मैंने आपको फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, उसके बारे में बताया था। इस ब्रांच के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो आप कहोगे वो मोशन में है। और अगर एक ऑब्जेक्ट के मोशन को, उसके चलने को अगर आपने स्टडी करना है तो उसके लिए आपके पास फिजिक्स की ये ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं जी, स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है जी। सो ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, आप कहेंगे वो मोशन में है। और अगर आप उसके मोशन को, उसके चलने को स्टडी करें तो ये कहलाएगा मैकेनिक्स। यानी सीधी सी जबान में बोले, चलते हुए ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा जाता है मैकेनिक्स के अंदर। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो मैकेनिक्स ब्रांच है, इसकी आपको 2 सब ब्रांचेस मिलती है। यानी ये मैकेनिक्स ब्रांच जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाती है 2 ब्रांचेस। एक ब्रांच का नाम होता है काइनामेटिक्स और एक ब्रांच का नाम होता है डायनामिक्स। क्योंकि दोनों ब्रांचेस, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स, दोनों ब्रांचेस जो है वो मैकेनिक्स की हैं, लिहाजा इन दोनों ब्रांचेस के अंदर हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, काइनामेटिक्स में भी हम करेंगे स्टडी ऑफ मोशन और डायनामिक्स में भी हम करेंगे स्टडी ऑफ मोशन। क्योंकि दोनों मैकेनिक्स की ब्रांच है, लिहाजा दोनों में आपको मोशन को स्टडी करना है, एक ऑब्जेक्ट का जो चलना है उसको स्टडी करना है। बस फर्क इस बात का है, किस बात का फर्क है जी, फोर्स का। अगर आप एक ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के चलने को आप स्टडी करते हैं, सब कुछ पढ़ें, फोर्स को ना डिस्कस करें, फोर्स को ना पढ़ें, तो फिर ये हो जाएगी काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट फोर्स। ठीक है, फोर्स जो कि बहुत अहम चीज होती है मोशन में, काइनामेटिक्स में उसी फोर्स को नहीं पढ़ा जाता। बाकी तमाम चीजें पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेरिएबल क्या होती है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वेशंस वगैरह को भी सॉल्व करते हैं, सब कुछ करेंगे, मोशन को पूरा मुकम्मल पढ़ेंगे, बस फोर्स की जिक्र नहीं करेंगे। ये कहलाती है काइनामेटिक्स। और अगर आप एक ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करें फोर्स के साथ, विथ फोर्स, यानी अब आप फोर्स भी पढ़ें, फोर्स का इंपैक्ट देखें कि फोर्स मोशन में क्या रूल अदा कर रही है, फोर्स बढ़ाएंगे क्या होगा, फोर्स कम करेंगे क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे क्या होगा। अगर आप मोशन को स्टडी करें विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स तो ये हो जाएगी डायनामिक्स। तो सीधा सा फर्क है जी, अगर हम मोशन को पढ़ते हैं ये मैकेनिक्स है, विदाउट फोर्स पढ़ेंगे तो ये पहली ब्रांच हो जाएगी काइनामेटिक्स, और विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स के साथ पढ़ेंगे मोशन को, तो ये हो जाएगी डायनामिक्स। सबसे पहली चीज तो हमने इसको डिस्कस किया था, इससे हमें पता चला कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, काइनामेटिक्स। यानी हमने स्टडी ऑफ मोशन करना है विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। इस चैप्टर में हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेंगे। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसका जो मोशन है उसको आपने पढ़ना होगा इस चैप्टर में, सब कुछ पढ़ेंगे, फोर्स को हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट इज काइनामेटिक्स। और अगला चैप्टर जो होगा चैप्टर नंबर 3, वो डायनामिक्स है। उस चैप्टर का नाम क्या है, डायनामिक्स। तो उसमें आप एक ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेंगे बट विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स, फोर्स के साथ पढ़ेंगे। तो आई थिंक यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम चलते हुए ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसको हम कहते हैं वो मोशन में है, मोशन को स्टडी करना मैकेनिक्स कहलाता है। अब अगर आप मोशन को फोर्स के साथ पढ़ते हैं तो ये डायनामिक्स हो जाएगी।
फोर्स के बगैर पढ़ते हैं तो ये काइनामेटिक्स हो जाती है। इस चैप्टर का नाम चूंकि काइनामेटिक्स है, लिहाजा हम इस ऑब्जेक्ट में मोशन को स्टडी करेंगे विदाउट फोर्स, बगैर फोर्स के हमने इस चैप्टर में मोशन को स्टडी करना है। उसके बाद अगली चीज जो हमने बात की थी वो की थी जी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन पर। ये चीज भी हमने पढ़ ली थी, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है और स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। स्टेट ऑफ मोशन, अगर हम इसको सिंपल जबान में बोले, कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है आप कहेंगे वो स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर जी हम स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन पर बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको रुका हुआ नजर आता है आप कहेंगे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ नजर आएगा आप कहेंगे वो स्टेट ऑफ मोशन में। मिसाल के तौर पे अगर आप एक क्लासरूम में अपने आप को इमेजिन करें कि आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो आपकी जो बेंचेस हैं, आपके पास जो क्लासरूम में कुर्सी है, जो दरवाजा है, जो दीवार है, जो बोर्ड है, ये सब आपको रुके हुए मिलते हैं, आप कहेंगे दे ऑल आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगर आप अपने आप को इमेजिन करें एक पार्क में, एक रोड में, तो आपको लोग चलते हुए नजर आएंगे, गाड़ियां आपको चलती हुई नजर आएंगी, ऊपर आप देखेंगे तो आपको बादल हिलते हुए नजर आएंगे, दरख्त के पत्ते में आपको जो है वो हरकत नजर आएगी, तो आप कहेंगे दे आर इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, कोई भी चीज रुकी हुई है स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी चीज चल रही है स्टेट ऑफ मोशन। अब फिजिक्स में हम इसको कैसे बयान करते हैं, फिजिक्स में हम इसको कैसे बयान करते हैं जी, तो वो मैं ये लिख देता हूं आपको। स्टेट ऑफ रेस्ट को हम बयान करते हैं जी, इफ ऑब्जेक्ट, एक मिनट, एक तो ये, हाँ हाँ ये पॉइंटर ये रहा, इफ ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to सराउंडिंग, ये आपके पास स्टेट ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन हो जाती है। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। और स्टेट ऑफ मोशन की क्या हो जाएगी जी, इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन है फिजिक्स में। अब इन डेफिनेशन को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो रेस्ट मैंने आपको बता दिया, कोई भी चीज रुकी हुई है आप कहेंगे रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी चीज चल रही है तो आप कहेंगे वो स्टेट ऑफ मोशन है। फिजिक्स में हम इसको कैसे बयान करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट्स स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहा आप कहेंगे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, और अगर एक ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन को तब्दील कर रहा है तो आप कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन में। तो अब इसको थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अब सपोज करें जी ये हमारे पास एक इंसान है, देखें अगर हम यहाँ पर अपनी आम लाइफ में, रियल लाइफ में अपनी जब पोजीशन वाजे करते हैं, किसी को अपनी पोजीशन बताते हैं, तो हम कैसे बताते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के एतबार से बताते हैं हम अपनी पोजीशन। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे पूछें कि सर इस वक्त आप कहाँ बैठे हैं, अपनी पोजीशन बताएं, तो मैं आपको सराउंडिंग के एतबार से बताऊंगा कि मैं स्कूल में बैठा हूँ। मैंने अपनी पोजीशन कैसे वाजी करी, अपनी सराउंडिंग के एतबार से कि मेरी सराउंडिंग में स्कूल मौजूद है। अब आपको पता चल जाएगा कि मेरी पोजीशन क्या है। अगर मैं घर पर बैठा हुआ हूँ तो मैं क्या कहूंगा कि जी मैं अपने इस वक्त घर के अंदर मौजूद हूँ, तो आपको अब मैं अपनी पोजीशन जो बताई वो मैंने अपनी सराउंडिंग के एतबार से बताई। अगर मैं रोड पे खड़ा हुआ हूँ, पार्क में मौजूद हूँ, गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, इन सब जगहों पर जब मैं अपनी पोजीशन वाजे करता हूँ तो मैं अपनी सराउंडिंग, जी थोड़ा नेट इशू है इसलिए स्लो स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा नेट इशू इस वजह से स्लो बोल रहा हूँ। सो हम आम लाइफ में, रियल लाइफ में जब हम अपनी पोजीशन बताते हैं किसी को तो हम सराउंडिंग के एतबार से बता रहे हैं। मेरा घर कहाँ है जी, मैं आपको बोलूंगा जी मेरा घर मुक्का चौक के पास है, अजीजाबाद के पास है। आपका स्कूल कहाँ है जी, आप कहेंगे अलसफा मस्जिद के पास है, ठीक है ना आप।
सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन बता रहे हो। सिमिलरली इस वक्त आप देखें जो मैंने नीचे इंसान बनाया हुआ है, अगर हम इसकी पोजीशन बताएं तो अभी हम कैसे बताएं, हमें तो इसकी सराउंडिंग कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो चले इसकी कुछ सराउंडिंग बना देते हैं। तो ये एक इंसान है जी, सपोज करें इसकी सराउंडिंग में आपको यहाँ जो है वो एक दरख्त मिल रहा है, ठीक है, यहाँ एक छोटी सी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गई, यहाँ जो है साइड में इसके समझ लें एक गाड़ी मौजूद है, या आपने एक कार ड्रॉ कर दी, वो साइड में ऑप्शन आता है ना, एक साइड में कहिएगा ऑप्शन है, सही है। अब देखें, अब आप इस बंदे की पोजीशन बता सकते हैं, क्योंकि अब आपको इसकी सराउंडिंग नजर आ रही है, आप कहेंगे जी ये बिल्डिंग के आगे है, दरख्त के पास है, ये गाड़ी से थोड़ा पीछे है, ठीक है, आपने इसकी पोजीशन बता दी विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, ठीक है। तो ये इस जुमले का मकसद होता है जी, मैं कलर मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये इस जुमले का मतलब है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समझानी है, बतानी है, बातें करनी है, तो आप उसके सराउंडिंग के एतबार से बता देंगे। जैसे कि इस मिसाल के तौर पे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है जी, हम कहेंगे ये गाड़ी के पीछे, या दरख्त के आगे है, या बिल्डिंग के सामने है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब अगर हम देखें कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, और वो अगेन कैसे पता चलेगा, इसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही होगी। अगर हम देखें इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, कैसे पता चल रहा है हमें कि इसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे ये स्टेट ऑफ रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो डज नॉट चेंज, चेंज ना हो, तो आप कहोगे कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में। ठीक है जी, अभी आपने देखा, अब भी देखें इसकी वही सराउंडिंग है, थोड़े बाद देखेंगे अब भी आपकी वो सराउंडिंग है, थोड़ी बात देखें अब भी आप इसकी देख रहे हैं वही सराउंडिंग में पाई जा रही है चीजें, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो आप कहेंगे ये स्टेट ऑफ रेस्ट में। लेकिन अगर हम देखते हैं जी कि थोड़ी देर बाद जो है हम देखते हैं ये शख्स यहाँ आ जाता है, ये शख्स अब हमें यहाँ मिल रहा है, अब आप देखें जी इस जगह पर जब आप इसकी पोजीशन चेक करेंगे, अब आपको इसकी सराउंडिंग चेंज हुई भी नजर आ रही है। पहले गाड़ी इसके आगे थी, अब गाड़ी इसके पीछे, पहले इसकी सराउंडिंग में पीछे दरख्त था, बिल्डिंग थी, अब नहीं है, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, आप कहेंगे ये स्टेट ऑफ मोशन में। सो अगर मैंने आपको अपनी पोजीशन बताई थी कि मैं स्कूल में मौजूद हूँ, अब मैं आपको दोबारा अपनी पोजीशन बता रहा हूँ, स्टिल मैं अब भी स्कूल में मौजूद हूँ, मेरी सराउंडिंग चेंज नहीं हुई, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसका मतलब है मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में। सही है ना, मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि मैं स्कूल में बैठा हूँ, ये मेरी सराउंडिंग के एतबार से पोजीशन थी, और अब भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं स्कूल में बैठा हूँ, यानी अब भी मेरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वही है, इट मीन्स मैं स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर मैंने आपको कहा होता कि जी मैं अभी स्कूल में बैठा हूँ, और इस वक्त मैं बोलूँ कि नहीं जी इस वक्त मैं बाइक पे बैठा हूँ, थोड़े बाद आपको बोलूँ कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ, तो इसका मतलब है मेरी पोजीशन चेंज हुई है, मेरी पोजीशन चेंज हुई है जी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। आप कहेंगे सर आप तो चल रहे थे, आप स्टेट ऑफ मोशन में थे। सो ये होता है जी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। अगर आप देखें कि एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, आप कहेंगे वो स्टेट ऑफ मोशन में, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा, आप कहेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट में। और पोजीशन कैसे पता करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। चले जी, दो बातें हो गई, ये भी हमने पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में, इसको भी हमने रिपीट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, वो भी हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव, रेस्ट एंड motion are relative to observer। रेस्ट और मोशन जो होता है, एक ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है या एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, इसकी ये जो स्टेट्स हैं दे आर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से रिलेटिव होती है। अब ये रिलेटिव क्या है, देखिए दो चीजें होती हैं, मार्कर चेंज कर लूं मैं जरा, हाँ दो चीजें होती हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट क्या होता है जी, ऐसी चीज को कहा जाता है एब्सोल्यूट जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, उसकी जो अहमियत है, जो पोजीशन है, वो उसकी अहमियत एक ही रहेगी जी, किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती। मिसाल के तौर पे 10 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट है, या मैथ में आपने नंबर देखे होंगे, नंबर आर एब्सोल्यूट, 5 नंबर, एक 5 नंबर है जी, ये आपके पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 5। अब इसकी वैल्यू आपको पता है जी 5, एक एक के 5,
ठीक है जी, 3 + 2 5, ये इसकी वैल्यू है। टेम्परेचर ज्यादा हो जाए कम हो जाए, प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। इसकी वैल्यू, इस नंबर की वैल्यू किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती। इसी तरह एक नंबर होता है मैथ में 10। अब इस 10 की वैल्यू क्या है जी, आपको पता है, इट इज 2 दफा 5 है ये, या एक एक को आप 10 दफा ऐड कर लें तो वो 10 बन जाता है, यानी इसके अंदर कितने वन है, 10। ये इसकी वैल्यू है। या इसमें कितने 5 है जी, 2 5 है, ये इसकी वैल्यू है। अब अगर इस नंबर को हम प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, स्क्वायर रूट निकालें, कुछ भी करें, इसकी वैल्यू वही रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि प्लस हो रहा है तो ये 10 है, माइनस हो रहा है तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। इसकी वैल्यू किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। ऐसी चीजें जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, एक ही जैसी होती है, हर वक्त हर हालात में एक ही जैसी रहे, दे आर एब्सोल्यूट। ठीक है। और रिलेटिव किसे कहते हैं जी, उन चीजों को कहते हैं जिनकी अहमियत किसी चीज पर डिपेंड करती है, कम या ज्यादा हो जाएंगी किसी और चीज की वजह से। मिसाल के तौर पे रिलेटिव की एग्जांपल दूं तो मैं स्पीड और टाइम को देखें। ये जो स्पीड होती है, या यूं कह लो आप, ये टाइम जो होता है, ये एक दूसरे से रिलेट हुए हैं। रिलेटिव मतलब रिलेट। स्पीड का ताल्लुक टाइम से होता है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से घर जा रहे हैं, अगर आप साइकिल पे घर जाते हैं, साइकिल की स्पीड कम होती है तो अब आपको टाइम ज्यादा लगेगा, घर पहुंचने में टाइम ज्यादा हो गया जी, क्यों, आपकी स्पीड कम थी। फिर अगर आप अपने घर जा रहे हैं और आप साइकिल के बजाय पैदल जाएं, तब आपके पैदल तो और ज्यादा स्पीड कम होती है, तो अब आपका टाइम और ज्यादा बढ़ जाएगा। गाड़ी में जाएं, मोटरसाइकिल में जाएं, तो मोटरसाइकिल की स्पीड जरा ज्यादा होती है, अब आपको घर पहुंचने में टाइम कम लगेगा। यानी आपका घर पहुंचने तक का जो टाइम है, ये डिपेंड कर रहा है किस चीज पर, स्पीड पर। एब्सोल्यूट नहीं है कि जी आप यहां से घर जा रहे हैं हमेशा 5 मिनट लग रहा है, ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट मैं कब कहता कि जी आप जो है टाइम का, हम एब्सोल्यूट कब कह रहे थे कि जी आप जब घर जा रहे हैं तो आपका जो है आज 5 मिनट लगा है, कल भी 5 मिनट लगेगा, यानी बारिश हो रही हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बाइक पे जाए साइकिल पे जाए, एक ही जैसा टाइम लगेगा, तो हम कहते हैं टाइम इज एब्सोल्यूट। लेकिन नहीं, टाइम इज रिलेटिव टू स्पीड। टाइम का ताल्लुक स्पीड से बन रहा है। अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर आप स्पीड कम कर देंगे तो आपका टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो इसी होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अगर कोई चीज आप देखेंगे किसी चीज पर डिपेंड कर रही है, उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी, आप कहोगे वो रिलेटिव है। और अगर आप देखते हैं कि किसी चीज की वैल्यू जो है वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, तो वो आप कहोगे एब्सोल्यूट। हमारी जो एज होती है वो एब्सोल्यूट है। हमारी एज बढ़ जाएगी जी, एक साल बाद 12, फिर एक साल बाद 13, फिर एक साल बाद 14, फिर एक साल बाद 15, हमारी एज एक खास रफ्तार से आगे बढ़े जा रही है। बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पूरे साल बारिश होगी तब भी हमारी एज उसी स्पीड से बढ़ रही है, अगर पूरे साल गर्मी जाए तब भी हमारी स्पीड इसी एज से बढ़ रही है। रमजान दिसंबर में आए कि जनवरी में आए, तब भी हमारी एज, तो हमारी जो एज है वो एब्सोल्यूट है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। जबकि रिलेटिव, मौसम जो होता है वो आपका रिलेटिव है टेम्परेचर से। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर आपका मौसम थोड़ा गर्म होगा, अगर आपका टेम्परेचर कम होगा तो मौसम ठंडा होगा, यानी मौसम जो है आपका वो रिलेटिव है आपके टेम्परेचर से। तो ये एब्सोल्यूट रिलेटिव होती है। अब ये जो रेस्ट ऑफ मोशन है, इनके बारे में देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, दे आर रिलेटिव। किस चीज से रिलेट करती हैं, ऑब्जर्वर से। एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मोशन में है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर यानी देखने वाले पर। इट इज रिलेटेड टू ऑब्जर्वर। ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है कि वो मोशन में। ये नहीं है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो सबकी नजरों में वो रेस्ट के अंदर होगा, नहीं, देखने वाले पर डिपेंड करता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। मिसाल के तौर पे इस एक गाड़ी को देखें जी, ये एक गाड़ी है सपोज करें, और इस गाड़ी के अंदर जो है वो एक ये शख्स बैठा हुआ है, और इस गाड़ी के बाहर एक शख्स मौजूद है। अब ये गाड़ी सपोज करें जी ऐसे जा रही है। अब अगर आप इस शख्स की नजर से देखेंगे, जो बाहर खड़ा हुआ शख्स है इसकी नजर से देखेंगे, तो आपको ये रेस्ट में नजर आएगा क्योंकि इसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही। ये मोशन में नजर आएगा क्योंकि इसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है। ठीक है। जबकि अगर आप गाड़ी के अंदर मौजूद शख्स की नजर से देखेंगे, यानी इसके एंगल से देखें, इसको ऑब्जर्वर मान लें, इसके हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे, तो अब आपको ये शख्स रेस्ट में नजर आएगा और बाहर वाला शख्स मोशन के अंदर होगा। देख रहे हो,
एक ही ऑब्जेक्ट की दोनों स्टेट है, रेस्ट भी और मोशन भी डिपेंड करता है देखने वाले की नजर पर। होता है ना, हम बोर्ड पर अगर मैं जो हूँ बोर्ड पर कुछ लिख दूं तो मेरे हिसाब से वो सीधे हाथ पे है, आपके हिसाब से उल्टे हाथ पे होता है ना, दैट इज रिलेटिव। मैं और आप आमने सामने खड़े हुए हैं, तो मेरे पास अगर कोई उल्टे हाथ पर चीज है तो आपके एंगल से देखेंगे वो आपके सीधे हाथ की तरफ होती है चीज, ठीक है ना। ये मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे यहाँ पर कोई चीज मौजूद है, या आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से देखेंगे तो मेरे ये राइट हैंड, मेरे ये लेफ्ट हैंड पर है, लेकिन आपके हिसाब से देखेंगे तो आपके हिसाब से ये राइट हैंड पर है। जगह थोड़ी सी तब्दील हो रही है, सिर्फ ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली हर ऑब्जेक्ट की, इस दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है ना, आप समझ लो उसकी दोनों स्टेट होती है, वो रेस्ट में भी होता है, वो मोशन में भी होता है, बस डिपेंड करता है देखने वाले। मैं इस वक्त रूम में बैठा हूँ, अगर मेरे सामने कोई शख्स बैठा हुआ होगा तो वो मुझे देख के क्या कहेगा, मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ, क्योंकि मेरी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई चांद में बैठा हुआ शख्स होगा और वो मुझे अगर ऑब्जर्व करे तो उसको तो दुनिया घूमती हुई नजर आएगी, और दुनिया के अंदर क्योंकि मैं भी बैठा हूँ तो मैं भी उसको मोशन में नजर आऊंगा। मैं अगर जहाज में बैठा हुआ हूँ तो मैं और मेरे बराबर में एक और पैसेंजर बैठा हुआ है, हम दोनों कहेंगे जी वी आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। मैं भी रुका हुआ हूँ, वो भी रुका हुआ है, तो हम दोनों जहाज में बैठे हुए शख्स क्या कहेंगे, हम दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट में। लेकिन जो नीचे बैठा हुआ शख्स होगा, जो जमीन पर बैठा हुआ शख्स होगा, वो कहेगा जी ये दोनों मूव कर रहे हैं, ये दोनों मोशन के अंदर है ना। तो देखने वाले पर रिलेट करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट दोनों होती है, हर ऑब्जेक्ट की स्टेट आपको रेस्ट में भी मिलेगी, मोशन में भी मिलेगी, बस डिपेंड करता है देखने वाले पे। कुछ देखने वाले, कुछ ऑब्जर्वर्स कहेंगे जी कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्टेट है रेस्ट, कुछ ऑब्जर्वर कहेंगे जी इसकी स्टेट ऑफ है, इसकी स्टेट जो है वो मोशन में। आप एक और बंदे के साथ लिफ्ट में जा रहे हैं, तब वो जो बंदा है वो आपको देख के कहेगा, वो अगर ऑब्जर्वर है तो वो आपको कहेगा आप रेस्ट में हो। नीचे कोई शख्स, बिल्डिंग के बाहर कोई शख्स खड़ा हुआ होगा, वो आपको देख के कहेगा क्या स्टेट ऑफ मोशन में। तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ये नहीं है कि जी रेस्ट जो है वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो हर के एतबार से वो रेस्ट में नहीं, दे आर रिलेटिव। ये रिलेट करती हैं ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर बताएगा जी कि आपकी स्टेट क्या है। ठीक है जी, तो ये सब कुछ हमने पहले भी पढ़ लिया था, थोड़ा सा इसको रिपीट किया। काइनेमैटिक्स, मैकेनिक्स की ब्रांचेस, स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन, और ये दे आर रिलेटिव। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे। हाँ जी, पॉइंट पे ही है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ये जो मोशन होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसी को कहते हो ना आप मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। जब ऑब्जेक्ट चल रहा है, इसकी कुछ टाइप्स होती है। पहली टाइप लीनियर मोशन। लीनियर लीनियर मोशन क्या होता है जी, अगर आप देखें जी आपके पास ये ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट था, चलते 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 ये बी पॉइंट पर गया है, और आपने इसका जब रास्ता देखा, इसका जब आपने पाथ देखा, तो आपको नजर आया जी कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो आप कहेंगे इसका मोशन लीनियर है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, आप कहेंगे वो लीनियर मोशन। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप देखें जी कि यहाँ पे रोड पर एक गाड़ी मौजूद है, यहाँ आपने देखा ये चलते 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 ऐसे स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पहुंच रही है, आप देख रहे हो इसका मोशन स्ट्रेट लाइन में, तो आप कहोगे ये लीनियर मोशन। ठीक है जी, एक बॉल ले उसको आप सीधा किक मारे, सीधा जा रही है वो, लीनियर मोशन। आप सीधा सीधा एक लाइन में चले जाए, लीनियर मोशन। ठीक है, तो अगर आपका देखते हैं जी कि आप एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, आप कहेंगे इट इज इन लीनियर मोशन, पहली टाइप। दूसरी टाइप होती है, उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर आप एक मक्खी को उड़ते हुए देखें, एक मक्खी है, आप उसको ऑब्जर्व करें जी वो मूव कर रही है, तो आप उसको देखेंगे वो मूव तो जरूर कर रही है, लेकिन उसके मोशन की कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती। कभी वो ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर लेफ्ट पे गया, फिर राइट पे गया, फिर ऊपर गया, फिर साइड में आया, इस तरह अजीब तरीके से रैंडमली मूव कर रहा है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, तो अब आप कहेंगे ये रैंडम मोशन। लीनियर मोशन में प्रॉपर डायरेक्शन होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है। रैंडम मोशन में कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती, मूव तो वो स्ट्रेट लाइन में कर रहा होता है, लेकिन बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, जिससे वो रैंडम पाथ बन जाता है। ऐसे मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट को बगैर कोई डायरेक्शन चेंज करे स्ट्रेट लाइन में गया है, आप कहेंगे लीनियर मोशन।
और अगर आप देखें जी वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है लेकिन बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करके इसने अपनी डायरेक्शन को पर्टिकुलर नहीं करा, बहुत सारी डायरेक्शन। लीनियर मोशन हो गया, रैंडम मोशन हो गया। अगर हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर बगैर डायरेक्शन करे सीधी लाइन में जा रहा है तो आप कहेंगे लीनियर मोशन। और अगर आप